हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन स्टैंड अलोन इसी चैप्टर से आ सकता है। इसके अलावा ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी दूसरे क्वेश्चन के साथ भी मर्ज हो सकता है। तो ये चैप्टर आप लोग कतई छोड़कर नहीं जा सकते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम को। अब जैसे कि आपको पता है कि सर अगर हम इनकम टैक्स निकालने की बात करें तो इनकम टैक्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं। सर सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यह पता लग सके कि असेसी के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास इनकम दो तरीके की होती है। आपके पास इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है फॉरेन इनकम। तो असेसी के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी यह उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे मैटर करता है। क्या वो केवल इंडियन इनकम पे टैक्स देगा कि वो इंडियन और फॉरेन दोनों इनकम पे टैक्स देगा, ये उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे मैटर करता है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। कि आपकी इनकम का स्कोप क्या है, आपकी टोटल इनकम में केवल इंडियन इनकम आएगी कि दोनों इनकम आएगी। आपकी इनकम का स्कोप डिसाइड करने में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप ओल्ड रिजीम लेते हो तो आपको पता है कि रेसिडेंट व्यक्ति के लिए जो हमारे पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो अलग है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कहीं ना कहीं आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी इंपैक्ट करता है। अगर मैं ओल्ड रिजीम की बात करूं तो न्यू रिजीम के अंदर तो फर्क नहीं पड़ता कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर फर्क पड़ता है। ओल्ड रिजीम के अंदर फर्क पड़ता है। तो दो चीजों के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी है। एक कि आपकी इनकम का स्कोप क्या होगा और दूसरा आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। और इस चैप्टर में हमें दोनों चीजें सीखनी है। हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना भी सीखना है और हमें स्कोप भी सीखना है। सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। अब एक बात को समझना, आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है और आपका जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। गलती से तुम ये मत मान लेना कि सिटीजनशिप ही रेसिडेंशियल स्टेटस है। नहीं, सिटीजनशिप अलग है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग है। ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है इसे डिटरमिन किया जाता है एवरी ईयर। और ये किसके लिए होता है? फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ये किसके लिए निकाला जाता है सर? ये निकाला जाता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस। बात को समझ रहे हो? सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति 2023-24 में रेसिडेंट हो, वही व्यक्ति 2024-25 में नॉन रेसिडेंट हो जाए, फिर यही व्यक्ति 2025-26 में वापस से रेसिडेंट बन जाए। तो मतलब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है क्योंकि हर साल निकाला जाता है ना, हर साल निकाला जाता है। कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रेसिडेंट, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो नॉन रेसिडेंट। तो ईयरली बेसिस पे आपका स्टेटस बदल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, ऐसा हो सकता है कि 2023-24 में कोई इंडियन सिटीजन हो
उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स पर्पस के लिए नॉन रेसिडेंट निकला है। वहीं पे यह भी पॉसिबल है कि कोई फॉरेन सिटीजन है, कोई फॉरेन सिटीजन है लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो रेसिडेंट बन गया। मतलब सर कोई इंडियन सिटीजन है वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है और कोई फॉरेन सिटीजन है वो रेसिडेंट भी हो सकता है, ये भी संभव है। ये सारा खेल किसका है? ये सारा खेल है आपके कंडीशंस का। अगर आप कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे, आप रेसिडेंट, कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ओके सर, ओके, वी गॉट योर पॉइंट। चलो अब हमें रेसिडेंशियल स्टेटस किसका निकालना है? सर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है हर एक पर्सन का। हम यहां पे क्या करेंगे सर? हम यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे होंगे इंडिविजुअल का। हम यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे होंगे एचयूएफ का। हम यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे होंगे कंपनी का। हम यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे होंगे फर्म का, एओपी का, बीओआई का। हम यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे होंगे लोकल अथॉरिटी का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। तो मतलब जो पर्सन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ रखे हैं, हर एक पर्सन का हम क्या करेंगे राजा बेटा? हर एक पर्सन का हम सेपरेट रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल कर चलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस पे स्लैंड अलोन क्वेश्चन बनेगा, आपसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकलवाएगा, तो 99% चांस है कि आपके पास क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ रहा होगा, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन टू द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सबसे ज्यादा समय हम यहीं पे लगाएंगे। और ना एक चीज का ध्यान रखना, हम बिना बात के फालतू के डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है। तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे और वो बातें करेंगे जो एग्जाम लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है उन चीजों को हम यहां पे बिल्कुल भी डिस्कस करके नहीं चलेंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट निकल कर आता है तो फील फ्री, हमारा जो डाउट इंजन है आप वहां पर अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। उसका रिप्लाई आपको विद इन 24 to 48 आवर्स मिल जाएगा जब आप अपना डाउट डालोगे, राइट? लेकिन हम यहां पर मेजरली हर वो चीज कवर करके चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, राइट एवरीवन? चलिए बढ़ते हैं आगे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। देखो बेटा, या तो आपका इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा या तो आपका इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट होगा। या तो ये रेसिडेंट होगा या तो ये नॉन रेसिडेंट होगा। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई करी है कि नहीं। हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस हैं। अगर उन दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आप रेसिडेंट बन जाते हो, और अगर एक भी बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करते तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हो। एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद आप फर्दर या तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनते हो या तो आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनते हो। या तो आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनते हो या तो आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनते हो। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं तो इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा या तो इंडिविजुअल रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा
या तो इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट होगा। तीन तरीके का स्टेटस हो सकता है, तीन तरीके का स्टेटस हो सकता है। या तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट होंगे, या तो आप रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होंगे, या फिर आप नॉन रेसिडेंट होंगे। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेसिक कंडीशन के ऊपर। हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस हैं, हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस हैं। अगर दो में से एक भी बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो, हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस हैं और दो में से एक भी बेसिक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो, एनी वन आउट ऑफ टू बेसिक कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। दो कंडीशंस हैं, दो में से अगर एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी यस, तो आप रेसिडेंट हो, और सेटिस्फाई नहीं करी तो आप नॉन रेसिडेंट हो। फिर आपके पास दो एडिशनल कंडीशंस हैं। अगर आप रेसिडेंट बन गए और आपने दो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, अगर आप रेसिडेंट बन गए और आपने दो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, टू या बोथ एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बोथ एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हमारे पास दो एडिशनल कंडीशन है, अगर दोनों आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप आरओआर बनोगे, और दो में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करी तो आप एनओआर बनोगे। तो रेसिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दो में से कोई एक, और ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनने के लिए आपको दो बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और अगर आपने एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो आप क्या बन जाओगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर कंफ्यूजन हो रहा है, डिटेल में बताओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। चलो डिटेल की बात करते हैं, आ जाओ नोट्स पे आ जाओ, नोट्स पे आ जाओ। हम बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट। इंडिविजुअल रेसिडेंट कब बनेगा? रेसिडेंट कब बनेगा? इफ ही सेटिस्फाई एनी वन, इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन। हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस हैं, उन दो बेसिक कंडीशन में से अगर आपने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, दो बेसिक कंडीशन में से एक भी बेसिक कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट बन जाओगे। पहली कंडीशन क्या है? ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर? जिस ईयर का हमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, जिस ईयर का हमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है उसको बोलते हैं रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, अगर उसमें आप 182 डेज प्रेजेंट हो या उससे ज्यादा, अगर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप प्रेजेंट हो तो बाबू आप क्या हो? बाबू आप रेसिडेंट हो, आप रेसिडेंट हो। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर दोगे तो हम तुमको रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे, सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर तुम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज प्रेजेंट नहीं हो, तुम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज प्रेजेंट नहीं हो, तो हम तुमसे दूसरी कंडीशन पूछेंगे। दूसरी कंडीशन कहती है ही स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट हो कि नहीं। कंडीशन नंबर 1 में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज डिमांडेड थे, लगभग 1/3 हो गया। दूसरी कंडीशन में कहता है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम इंडिया में 60 डेज होना चाहिए।
और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज, एंड ऑल्सो फॉर 365 डेज और मोर, ऑल्सो 365 डेज और मोर ड्यूरिंग फोर ईयर्स प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। सेकेंड कंडीशन के अंदर दो पार्ट चल रहे हैं, सेकेंड कंडीशन के अंदर दो पार्ट चल रहे हैं। एक पार्ट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है और दूसरा पार्ट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल की बात कर रहा है। एक पार्ट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की कर रहा है और एक पार्ट पिछले 4 साल की बात कर रहा है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए और पिछले 4 सालों में कम से कम 365 डेज होना चाहिए। मतलब अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं आपको समझाने के लिए, तो सर आपका इंडिविजुअल रेसिडेंट बनेगा, आपका इंडिविजुअल रेसिडेंट बनेगा इफ ही और शी सेटिस्फाई एनी ऑफ फॉलोइंग टू कंडीशन, एनी ऑफ फॉलोइंग टू कंडीशंस। पहली कंडीशन कि आपका जो स्टे होना चाहिए इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फिर से बोल रहा हूं, जिस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, तो आपका जो स्टे होना चाहिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, दैट शुड बी ईदर मोर और इट शुड बी इक्वल टू 182 डेज। इसका मतलब मिनिमम आपको 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। पहली कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं करी, कोई बात नहीं, हम आपसे दूसरी कंडीशन पूछेंगे। दूसरी कंडीशन कहती है कि स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 60 डेज। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 60 डेज। इसके साथ साथ प्लस आपका जो स्टे है इन लास्ट 4 ईयर दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 365 डेज। सेकेंड पार्ट में दो कंडीशन चलती हैं, सेकेंड में दो कंडीशन चलती है। पहला रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन, पिछले 4 साल में 365 दिन। अगर इन दोनों में से आपने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, आपने इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट बन जाओगे। इन दोनों में से अगर आपने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट बन जाओगे। लेकिन इन दोनों कंडीशंस को अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया, इन दोनों कंडीशंस को अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया, तो उस केस में आप क्या बनोगे सर? उस केस में आप नॉन रेसिडेंट बनोगे। उस केस में आप नॉन रेसिडेंट बनोगे। अब सर एक बात बताओ, ये जो 182 डेज की कैलकुलेशन करनी है, जो 60 डेज की कैलकुलेशन करनी है, जो 365 डेज की कैलकुलेशन करनी है, मतलब क्या सर ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए? लगातार 182 डेज, लगातार 60 डेज, लगातार 365 डेज? द आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि आपका जो स्टे हो वो कॉन्टिन्यूअस हो। पीरियड ऑफ स्टे में नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या यह जरूरी है कि जब भी हम इंडिया आए तो हम अपने घर पे ही रुके, या फिर जब हम इंडिया आए तो हम अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही जाएं? क्या ऐसा जरूरी है? तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आप इंडिया में होने चाहिए। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो तो आता ही है, इसके साथ साथ जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहां तक जाता है? ये जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो समुद्र है, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र है, इसको इंडियन टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। तो अगर कोई इंडियन टेरिटोरियल वाटर में भी आ गया है ना, तो ये मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में आ चुका है। इंडिया केवल उसका लैंड एरिया नहीं है, इंडिया के अंदर उसका इंडियन टेरिटोरियल वाटर भी आता है, और इंडियन टेरिटोरियल वाटर होता है उसकी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक।
12 नॉटिकल माइल्स तक, ये सब इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्टे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही आना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपने घर पर ही आना है, आप कहीं पर भी आ सकते हो, बस इंडिया में आना है ये जरूरी है, आपको इंडिया में आना है ये जरूरी है। अच्छा सर एक बात बताइए, हम जिस दिन इंडिया आए और जिस दिन इंडिया से गए, क्या वो दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे? द आंसर इज यस। आपका जो डेट ऑफ डिपार्चर है, जिस दिन आप इंडिया से गए और जिस दिन आप इंडिया में आए, जो आपका अराइवल का दिन है, डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल, दोनों को माना जाएगा कि आप इंडिया में हो, दोनों को माना जाएगा आप इंडिया में हो। तो जो जिस दिन आप इंडिया से गए डिपार्चर वाला डेट और जिस दिन आप इंडिया में आए अराइवल वाला डेट, डिपार्चर वाला डेट अराइवल वाला डेट, दोनों को माना जाएगा कि आप इंडिया में ही स्टे कर रहे हो। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अब एडिशनल कंडीशंस की बात करते हैं, एडिशनल कंडीशंस की बात करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। अगर हमने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम रेसिडेंट बन जाएंगे, अगर हमने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम रेसिडेंट बन जाएंगे, और अगर हम रेसिडेंट बन गए तो फर्दर हम या तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेंगे या तो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेंगे, और इसके लिए हमें एडिशनल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। और अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दोगे, अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे तो आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनोगे, और अगर आपने एक भी एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनोगे। ठीक है, तो ये एडिशनल कंडीशंस क्या है? ये तो हमने बेसिक कंडीशंस देखी, ये जो हमने देखी थी ये तो बेसिक कंडीशंस देखी थी। आइए चेक करते हैं कि हमारे पास एडिशनल कंडीशंस क्या है। ये तो बेसिक कंडीशंस हो गई, ये तो हमारी बेसिक कंडीशंस हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं। अब बात करते हैं हमारे पास एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं। सरकार कहती है कि अगर आपको ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनना है, अगर आपको ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनना है तो आपको बोथ ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। इफ both of the following condition, if both of the following conditions are satisfied, then आपका जो इंडिविजुअल है वो क्या बन जाएगा? then individual shall be ordinarily resident, then individual shall be ordinarily resident। अगर आप दो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दो। पहली एडिशनल कंडीशन कहती है कि सर ही इज अ रेसिडेंट, ही इज अ रेसिडेंट इन एनी टू, रेसिडेंट इन एनी टू आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में आपको इंडिया में क्या होना है? रेसिडेंट। पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में आपको इंडिया में क्या होना है? रेसिडेंट। तो मतलब अगर आप 2023-24 की बात करते हो कि सर हम 2023-24 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, सर हम 2023-24 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, तो ये आपके लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, पिछले 10 साल, पिछले 10 साल कैसे निकलेंगे सर? पिछले 10 साल निकलेंगे 22-23, फिर आएगा 21-22, फिर आएगा 20-21, फिर आएगा 19-20, फिर आएगा 18-19, फिर आएगा 17-18, फिर आएगा आपके पास 16-17, फिर आएगा आपके पास 15-16, 15-16, और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फिर आएगा आपके पास 14-15,
फिर आएगा आपके पास 13 14। अब जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, इन 10 साल में से किसी भी 2 इयर्स में, इन 10 साल में से किसी भी 2 इयर्स में आपको रेसिडेंट बनना है। जैसे आप 22-23 में नॉन रेसिडेंट थे, आप 21-22 में रेसिडेंट थे, 20-21 में आप नॉन रेसिडेंट थे, 19-20 में आप नॉन रेसिडेंट थे, 18-19 में आप रेसिडेंट थे। तो आपने एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, आपने एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में रेसिडेंट बनना है। और रेसिडेंट कैसे बनते हैं? रेसिडेंट कैसे बनते हैं सर? रेसिडेंट बनते हैं जब बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने इन पिछले 10 सालों में, इन पिछले 10 सालों में हमने क्या करी हो? हमने किसी भी 2 साल में बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया हो। हमने पिछले 10 सालों में कोई भी एक बेसिक कंडीशन को क्या किया हो? सेटिस्फाई किया हो। एनी वन बेसिक कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड। तो अगर पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल में आपने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, मतलब आप रेसिडेंट बने हो, तो मतलब आपने एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। दूसरी कंडीशन कहती है कि आपका जो टोटल स्टे होना चाहिए इंडिया में पिछले 7 सालों में, आपका जो टोटल स्टे होना चाहिए इंडिया में पिछले 7 सालों में, वो 730 डेज होना चाहिए या उससे ज्यादा। तो पिछले 7 साल में आपका इंडिया में स्टे, पिछले 7 साल में आपका इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए सर? कम से कम 730 दिन। पिछले 7 सालों में आपका जो स्टे होना चाहिए इंडिया में वो कितना होना चाहिए? 730 दिन। तो सबसे पहले तो मैं इसको 7 साल में कन्वर्ट कर देता हूं। ये मैंने 3 साल गायब कर दिए, ये हो गए 7 साल। तो कह रहा है कि पिछले 7 साल में आपका जो टोटल स्टे होना चाहिए इंडिया में वो 730 डेज होना चाहिए। ये आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल। तो मान लो आप 22-23 में इंडिया में थे 95 डेज के लिए, आप 21-22 में इंडिया में थे, मान के चलते हैं 106 दिन के लिए, 20-21 में आप इंडिया में थे 55 डेज के लिए, 19-20 में आप इंडिया में थे 98 डेज के लिए, 18-19 में आप इंडिया में थे केवल 14 दिन के लिए, 17-18 में आप इंडिया में थे 60 डेज के लिए, 16-17 में आप इंडिया में थे 75 डेज के लिए। क्या आपके 730 दिन पूरे हो रहे हैं? नहीं, हम पूरे करवा देते हैं। ठीक है, मान लो यहां पे 175, यहां पे 114, यहां पे 155। ठीक है, फिलहाल मैं 730 दिन पूरे करवाता हूं। ठीक है, अगर आप इन 7 सालों का सम करोगे, अगर आप इन 7 सालों का सम करोगे तो ये सम कितना आ रहा है बेटा? अगर आप पिछले 7 सालों का सम करोगे तो ये सम कितना आ रहा है सर? 175, 60, 114, 98, 155, 106 प्लस 95। सर ये मिला के आ रहा है 803 दिन। सर ये मिला के आ रहा है 803 दिन। तो मतलब आपने क्या कर दिया? सेकंड एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। आपने सेकंड एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। और जब आप सेकंड एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दोगे तो आप क्या बन जाओगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर इन 2 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप क्या कहलाओगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपके पास क्या निकल कर आ रही है सर? पहली कंडीशन हमारे पास निकल कर आ रही है कि सर हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए वो हम रेसिडेंट होने चाहिए इन एनी 2 आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में हमें रेसिडेंट होना है। रेसिडेंट होने का मतलब कि हमने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। रेसिडेंट होने का मतलब कि हमने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। और दूसरी कंडीशन है कि हमारा जो स्टे होना चाहिए इन लास्ट 7 ईयर्स,
हमारा जो स्टे होना चाहिए इन लास्ट 7 ईयर, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 730 डेज। वो कम से कम 730 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर हमने ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, अगर हमने ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, तो उस केस में अपन क्या बन जाएंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सॉरी एडिशनल कंडीशन, इफ एनी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ एनी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आप क्या बनोगे? फिर आप क्या बनोगे सर? फिर आप बनोगे नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। फिर आप क्या बनोगे सर? फिर आप बनोगे नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, राइट? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सर एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मिस्टर जे हैं, ये विजिट कर रहे हैं फॉर फॉलोइंग डेज इन इंडिया ड्यूरिंग PY 23-24। ठीक है भाई साहब, इंडिया आए हैं, अराइवल और डिपार्चर। ठीक है, अराइवल और डिपार्चर। भाई साहब 15 अप्रैल को आए हैं और गए हैं 17 जून को। फिर ये इंडिया आए हैं 19 सितंबर को और इंडिया से गए हैं 31 अक्टूबर को। फिर ये इंडिया आए हैं 11 दिसंबर को और इंडिया से गए हैं 16 जनवरी को। फिर ये इंडिया आए हैं 12 फेब को और इंडिया से गए हैं 16 मार्च 24 को। ठीक है, 16 मार्च 24 को गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आपको बता रहा है, लास्ट 4 इयर्स में इनका जो स्टे था इन इंडिया वो था 360 डेज का। पिछले 4 साल में ये इंडिया में 360 डेज रहे हैं। लास्ट 7 इयर्स में इनका जो स्टे था इन इंडिया, क्वेश्चन बता रहा है आपको ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, पिछले 7 साल में आप इंडिया में थे 740 डेज के लिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको बता रहा है कि प्रीवियस ईयर 21-22 की, प्रीवियस ईयर 20-21 की, प्रीवियस ईयर 19-20 की इन्होंने रिटर्न फाइल करी है एज रेसिडेंट इन इंडिया। इन्होंने अपनी रिटर्न में बताया है कि ये रेसिडेंट है 20-21 में, 21-22 में, 19-20 में। पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 3 सालों में इन्होंने अपनी जो रिटर्न है वो एज अ रेसिडेंट इन इंडिया फाइल करी हुई है। आपको बताना है भाई साहब का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। आपको बताना है भाई साहब का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या निकल कर आ रहा है। भाई साहब का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या निकल कर आ रहा है? प्रीवियस ईयर 2023-24 का, यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 का हमें इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो भाई सिंपल सी चीज है, पहले आपको लॉ लिखना पड़ेगा। जब भी आप आंसर करेंगे तो पहले आप लॉ लिखेंगे। लॉ क्या है? लॉ में आप बताएंगे कि भाई बेसिक कंडीशन क्या होती है। लॉ में आप बताएंगे सबसे पहले कि बेसिक कंडीशन क्या होती है। फिर आप बताएंगे कि एडिशनल कंडीशन क्या होती है।
फिर आप बताएंगे एडिशनल कंडीशन क्या होती है। तो पहले आपको बेसिक कंडीशन के बारे में बताना है, पहले आपको बेसिक कंडीशन के बारे में बताना है, फिर आपको एडिशनल कंडीशन के बारे में बताना है। डन है सर? हाँ सर डन है। बेसिक कंडीशन के बारे में बताएंगे, एडिशनल कंडीशन के बारे में बताएंगे, फिर हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या बोलते हैं, ठीक है, एंड फिर हम कंक्लूजन देंगे। अब मेरी बात को समझो। अब ये लॉ मैं बार बार नहीं लिख सकता, ये जो लॉ मैंने आपको बताया ना, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, ये मैं बार बार नहीं लिख सकता, तो मैं लॉ को स्किप करूंगा। आंसरिंग करने वक्त मैं लॉ को स्किप करूंगा और मैं डायरेक्टली फैक्ट्स और कंक्लूजन दूंगा। एग्जाम में आप लॉ लिखेंगे, पहले आप दोनों बेसिक कंडीशंस बताएंगे, दोनों एडिशनल कंडीशंस बताएंगे, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, फिर हम फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर हम कंक्लूजन की बात करेंगे, ठीक है। तो फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है। हमें फैक्ट में चेक करना है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है। स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 2023-24 में हमारा स्टे कितना निकल कर आ रहा है। सर 15 अप्रैल को अराइवल हुआ है और 17 जून को डिपार्चर हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे कहा था कि अराइवल का दिन और डिपार्चर का दिन, दोनों दिन इंक्लूड करे जाते हैं स्टे इन इंडिया में। तो अगर हम यहां पे स्टे निकालेंगे, अगर हम यहां पे स्टे निकालेंगे, स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर 15 अप्रैल से 17 जून, 15 अप्रैल को हम इंडिया आ गए हैं, तो 15 अप्रैल को इंक्लूड करा जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम इंडिया में नहीं थे। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, पहले 14 दिन हम इंडिया में नहीं थे, इसका मतलब अप्रैल में हम 16 दिन इंडिया में थे, तो अप्रैल के आ जाएंगे 16 दिन। मई का पूरा महीना हम इंडिया में थे, तो मई का पूरा महीना 31 डेज। जून में हम 17 तारीख को गए हैं, 1 जून से लेकर 17 जून तक हम इंडिया में थे, 17 डेज। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 16 प्लस 31 प्लस 17, टोटल आ गए हमारे पास 64 डेज। टोटल आ गए हमारे पास 64 डेज। इसके बाद हम 19 सितंबर को वापस आए। सितंबर में होते हैं 30 दिन, हमें 19 को इंक्लूड करना है, मतलब 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक हम इंडिया में नहीं थे। सितंबर में 30 दिन होते हैं, पहले 18 दिन हम इंडिया में नहीं थे, मतलब सितंबर के 12 दिन हम इंडिया में थे, तो सितंबर के 12 दिन और अक्टूबर के 31 डेज हम इंडिया में थे, यानी कि टोटल हम 43 डेज इंडिया में थे। इसके बाद हम 11 दिसंबर को वापस आए और 16 जनवरी को गए। दिसंबर में 31 डेज होते हैं, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हम इंडिया में नहीं थे, 11 दिसंबर को इंडिया आ चुके थे, तो 31 में से 10 गए, बचे हमारे पास 10 गए, बचे हमारे पास 21 डेज, तो हम दिसंबर में 21 डेज इंडिया में थे। इसके बाद जनवरी में हम 16 दिन इंडिया में थे, तो 21 प्लस 16 37 डेज। इसके बाद 12 फरवरी को हम इंडिया वापस आए। 12 फरवरी का मतलब हो गया 2024 इज द लीप ईयर, 24 में 29 दिन होंगे फरवरी में, और हम 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इंडिया में नहीं थे, मतलब 18 दिन हम इंडिया में थे, तो यहां पर आ जाएंगे आपके पास 18 डेज, और मार्च के आ जाएंगे 16 दिन। 18 प्लस 6 होते हैं 24 डेज। 18 प्लस 6 होते हैं 24 डेज। अगर हम सम करेंगे यहां पे, तो हमारे पास आ रहा है 64 प्लस 43 प्लस 37 प्लस 24, हमारे पास टोटल डेज निकल कर आ रहे हैं 168 डेज। तो हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन थे इंडिया में? 168 डेज। अब जरा सोच के बताओ, क्या हमने बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी? क्या हमने बेसिक कंडीशन की
पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी? नहीं सर, बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन हमसे कहती थी, बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन हमसे कहती थी कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में हमारा स्टे मोर देन और इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए। हम तो इंडिया में केवल 168 डेज हैं, तो सर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन कहती थी, सेकंड कंडीशन कहती थी कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 60 डेज होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम इंडिया में 168 डेज हैं। फिर ये कहती थी कि पिछले 4 साल में आपको मोर देन और इक्वल टू 365 डेज होना चाहिए। करंट ईयर में 60 डेज होना चाहिए और पिछले 4 साल में 365 डेज होना चाहिए। तो सर हम पिछले 4 साल में 365 डेज नहीं है, हम पिछले 4 साल में 360 डेज हैं, पिछले 4 साल में हम 360 डेज हैं, राइट। इसका मतलब हमने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ना तो हम पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ना हम दूसरी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन के दोनों पार्ट सेटिस्फाई होने चाहिए, सेकंड कंडीशन के दोनों पार्ट सेटिस्फाई होने चाहिए, हमारे दोनों पार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इसका मतलब हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सर हमारी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब हम बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो असेसी यहां पे क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। अब क्या लिखेंगे? एज मिस्टर जे इज नॉट सेटिस्फाइंग both additional condition, as Mr. J is not satisfying both additional condition, therefore he shall be considered as non-resident. Therefore he shall be considered as non-resident. इसको हम क्या बना देंगे? non-resident. अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, कॉपी, इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और मोल्ड कर दें, सर कैसे मोल्ड करोगे? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करेंगे। इसी क्वेश्चन में राजा बेटा अगर मैं आपसे कह दूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 17 जून को, चलो यहां पे तो 17 जून ही कर देते हैं, यहां पर चेंज कर देते हैं कि ये 30 नवंबर को वापस गया, ये 30 नवंबर को वापस गया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये 30 नवंबर को वापस गया। अगर ये 30 नवंबर को वापस गया तो नवंबर के भी सारे दिन आ जाएंगे, नवंबर के भी सारे दिन आ जाएंगे। सर नवंबर के सारे दिन आ जाएंगे मतलब यहां पर कितने हो जाएंगे? 73 डेज हो जाएंगे, मतलब 64 प्लस 73 प्लस 37 प्लस 24, सब मिला के 198 डेज हो गए, सब मिला के 198 डेज हो गए। तो अब ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 198 डेज है, तो क्या ये बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 182 डेज है, यस सेटिस्फाई कर रहा है। ये इंडिया में 198 डेज के लिए है। अच्छा, क्या अब सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत है? नहीं, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, असेसी रेसिडेंट बन गया। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? अब हमें चेक करना पड़ेगा इसकी एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन कि भाई आप कम से कम 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, कम से कम 2 आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स आपको क्या होना चाहिए?
आपको रेसिडेंट होना चाहिए। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हां सर हो रही है। क्वेश्चन ने हमको बताया है 21-22 में, 20-21 में और 19-20 में असेसी ने एज अ रेसिडेंट अपनी रिटर्न फाइल करी है। यस, गिवन है इन क्वेश्चन, गिवन है इन क्वेश्चन। क्या एडिशनल कंडीशन की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या एडिशनल कंडीशन की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? लास्ट 7 ईयर्स में आपका स्टे शुड बी मोर देन और इक्वल टू 730 डेज, शुड बी मोर देन और इक्वल टू 730 डेज। क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? यस। क्वेश्चन ने बताया था कि आप पिछले 7 साल में 740 दिन हो, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया था कि आप 740 दिन हो, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है क्वेश्चन में। तो सर आपने बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, आपने एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। यहां पर हम असेसी को क्या डिक्लेयर कर देंगे? यहां पर हम असेसी को ऑर्डिनरली रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। मिस्टर जे इज सेटिस्फाइंग बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन, both basic as well as additional conditions. Therefore, he shall be, therefore, he shall be resident and ordinarily resident. ये असेसी क्या बन जाएगा? ये असेसी बन जाएगा ROR। देखिए मैं ना आपको पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बुक से पढ़ा दूंगा, एग्जाम्पल्स अपने पास से आपको करा दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं ICAI के जो क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट वाले, वो सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। तो कॉन्सेप्ट्स आपको कराऊंगा, अपने एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। इससे आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगी पूरे के पूरे चैप्टर की, राइट? हाँ सर ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। सर अब एक क्वेश्चन और कराओ, अब एक क्वेश्चन और कराओ। चलो एक क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन और करते। मान लेते हैं मिस्टर जे हैं, मान लेते हैं मिस्टर जे हैं। मिस्टर जे विजिट करते हैं इंडिया एवरी ईयर फॉर 105 डेज, नहीं चलो 105 डेज कर लेते। विजिट करते हैं इंडिया फॉर 105 डेज सिंस कब से कर रहे हैं? सिंस 2001-2, 2001-2 से ये बराबर हर साल इंडिया आते हैं 105 दिन के लिए। आपको डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। 2023-24 में इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? बंदा हर साल 105 दिन के लिए आता है। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या बेसिक कंडीशन की जो पहली कंडीशन है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे मोर देन और इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? सर नहीं हो रही, क्योंकि ये 105 दिन के लिए इंडिया आए हैं, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अच्छा कोई बात नहीं, ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन का जो पहला पार्ट है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे शुड बी मोर देन और इक्वल टू 60 डेज, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? हां सर ये तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि आप इंडिया में 105 दिन के लिए आते हो, रिक्वायरमेंट तो 60 दिन की ही है। अच्छा क्या इसके साथ साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि लास्ट 4 इयर्स का जो स्टे है, लास्ट 4 इयर्स का जो स्टे है दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 365 डेज, क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है? पिछले 4 साल का स्टे शुड बी मोर देन और इक्वल टू 365 डेज, क्या ये भी सेटिस्फाई हो रही है? हां सर ये भी सेटिस्फाई हो रही है।
अगर आप 105 दिन के लिए जाते हो तो पिछले 4 साल में आप कितने दिन के लिए गए होगे? आप 420 डेज के लिए गए होगे। रिक्वायरमेंट 365 की है, मतलब बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, असेसी इज रेसिडेंट। असेसी इज रेसिडेंट, मिस्टर जे इज सेटिस्फाइंग second basic condition, hence he is resident, now check additional condition, additional condition की पहली कंडीशन कि सर लास्ट 7 ईयर में, चलो लास्ट 10 ईयर्स में कम से कम 2 साल में आपको रेसिडेंट बनना है। रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में आपको रेसिडेंट बनना है। अब मेरी बात समझो, अगर कोई बंदा हर साल 105 दिन के लिए आ रहा है, यह बात फिक्स्ड है। अगर कोई बंदा हर साल 105 दिन के लिए आ रहा है, यह बात फिक्स्ड है, तो यह बंदा हर साल सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। फर्स्ट कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, लेकिन हर साल यह सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, क्योंकि हर साल करंट ईयर में इसका स्टे 60 डेज को एक्सीड करता होगा, और हर साल पिछले 4 साल इसका स्टे 365 डेज को भी एक्सीड करता होगा। तो मतलब ये पिछले 10 के 10 साल रेसिडेंट रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति हर साल 105 दिन के लिए आ रहा है 2001-2 से, तो पिछले 10 सालों में ये हर साल बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। कौन सी वाली? सेकंड बेसिक कंडीशन को हर बार सेटिस्फाई करता होगा। तो बाबू ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस यस यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मिस्टर जे इज रेसिडेंट इन ऑल ऑफ द लास्ट 10 ईयर as he always satisfy second basic condition, as he always satisfy second basic condition। हर साल, अगर तुम पीछे जाके चेक कर लो, 2022-23 के लिए चेक कर लो, तो 22-23 में भी ये 105 दिन के लिए आया, और 22-23 के पहले 4 साल में ये 420 दिन के लिए आया। तो 22-23 में भी रेसिडेंट बना कि नहीं बना? अब तुम 21-22 में जाके चेक करो, 21-22 में भी ये 105 दिन के लिए आया, 21-22 के पहले 4 साल में 420 दिन, 105 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 21-22 में भी रेसिडेंट बना। तो इस तरीके से अगर तुम चेक करोगे तो ये हर साल सेकंड बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ये हर साल सेकंड बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। वेरी गुड। अब जरा मुझे बताओ, क्या एडिशनल कंडीशन की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या एडिशनल कंडीशन की क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या हमारा स्टे इन लास्ट 7 ईयर, क्या ये मोर देन और इक्वल टू 730 डेज है? क्या ये है? क्या द आंसर इज यस। अगर आप 105 दिन के लिए आते हो हर साल, तो पिछले 7 साल में आप कितने दिन के लिए आए होगे? आप 735 डेज के लिए आए होगे। अगर आप हर साल 105 दिन के लिए आते हो, तो पिछले 7 सालों में आप 735 डेज के लिए आए होगे। तो एज मिस्टर जे इज सेटिस्फाइंग both the additional condition, therefore he shall be resident and ordinarily resident for previous year 2023-24।
2023-24 में ये क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा। 2023-24 में ये क्या बन जाएगा राजा बेटा? ROR बन जाएगा। 2023-24 में ये व्यक्ति ROR बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? अब यहीं पे अगर हम क्वेश्चन को ऑल्टर कर दे सर, यहीं पे अगर हम क्वेश्चन को ऑल्टर कर दे और आपसे ये कहे कि मिस्टर जे विजिट करते हैं एवरी ईयर, मिस्टर जे विजिट करते हैं एवरी ईयर फॉर 100 डेज सिंस 2023-24। 2023-24 से ये लगातार 100 डेज के लिए आते हैं। तो अब बताओ, क्या ये बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? सर कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। पहली कंडीशन तो कहती है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का जो स्टे होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 182 डेज, और असेसी तो हर साल 100 डेज के लिए आता है। मतलब कि सर ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ओके, एक बात बताओ, क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? एक बात बताओ, क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो स्टे है क्या वो मोर देन और इक्वल टू 60 डेज है? क्या पिछले 4 सालों में, क्या पिछले 4 सालों में आपका स्टे मोर देन और इक्वल टू 365 डेज है? हां सर, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यस, क्योंकि हम हर साल 100 दिन के लिए आते हैं। ये भी यस, क्योंकि अगर हम हर साल 100 दिन के लिए आते हैं तो पिछले 4 साल में हम इंडिया 400 दिन के लिए आए होंगे। इसका मतलब मिस्टर जे क्या बन चुके हैं? मिस्टर जे इज रेसिडेंट as he satisfies second basic condition, क्योंकि वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। आइए अब चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन। अब मेरी एक बात को सुनना, जरूरी नहीं है एडिशनल कंडीशन मैंने आपको जिस सीक्वेंस में बताई है आप उसी सीक्वेंस में चेक करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले ये कंडीशन चेक करेंगे फिर ये कंडीशन चेक करेंगे ना, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पहले चेक कर लो, राइट? दोनों सेटिस्फाई होंगी तभी OR बनेगा। अगर इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो NOR बनेगा। सिंपल है ना? तो हमें क्या करना है बेटा, हमें यह देखना है कि क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एडिशनल कंडीशन की एक कंडीशन कहती है, एडिशनल कंडीशन की एक कंडीशन कहती है कि पिछले 7 सालों में लास्ट 7 ईयर्स में आपका जो स्टे होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 730 डेज। पिछले 7 सालों में आपका जो स्टे होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 730 डेज। क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, क्योंकि आप हर साल 100 दिन के लिए आते हो तो पिछले 7 साल में आप 700 दिन के लिए आए होंगे, और अगर आप पिछले 7 साल में 700 दिन के लिए आए होंगे तो आपने ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। अब दूसरी एडिशनल कंडीशन पूछ के फायदा ही नहीं है, दूसरी एडिशनल कंडीशन पूछ के फायदा ही नहीं है। तो अब हम लिखेंगे एज मिस्टर जे इज नॉट सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशंस। हमारे पास 2 एडिशनल कंडीशंस हैं और ये दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हेंस ही विल बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। रेसिडेंट तो बनेगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरली बनेगा, ये ऑर्डिनरली बनने के काबिल नहीं है। अच्छा सर, अगर मान लो मिस्टर जे हर साल 90 डेज के लिए आते। सर मान लो अगर मिस्टर जे हर साल 90 डेज के लिए आते तो क्या होता?
तो क्या होता, तो क्या होता, आओ चेक करते हैं ना, क्यों टेंशन लेते हो? आओ बेटा आओ, हम चेक करेंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। टेंशन ना लेने का ना देने का, मौज में रहने का। आओ, पेश किया हमने यहां पे, और हम इसको अभी चेक करेंगे। इसको अभी हम चेक करेंगे कि भाई मान लो यहां पे 100 दिन की जगह अगर 90 डेज होते, ये हर साल 90 डेज के लिए आते हैं, तो जरा आप मुझे सोच के बताना, क्या बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं, क्योंकि ये हर साल 90 डेज के लिए आता है, हमें तो रिक्वायर्ड 182 डेज है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्या सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई होगा? हां सर, सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट तो केवल 60 डेज की बात करता है कि सर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज का स्टे होना चाहिए, हमारा तो 90 है, तो सर ये सेटिस्फाई हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन क्या पिछले 4 साल में हम 365 डेज हैं? नहीं। अगर हम हर साल 90 डेज के लिए आते हैं, तो पिछले 4 सालों में हम 360 डेज के लिए आए होंगे। पिछले 4 सालों में हम 360 डेज के लिए आए होंगे, और अगर हम पिछले 4 सालों में 360 डेज के लिए आए होंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो टेक्निकली आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। टेक्निकली आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अब यहां पे डिसीजन क्या बनेगा? यहां पे डिसीजन क्या बनेगा? सर, एज मिस्टर जे इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ 2 बेसिक कंडीशन। हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन है, और उन दोनों में से हम एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ही शैल बी नॉन रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एडिशनल कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वो जरूरत कब आएगी? जब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो एडिशनल कंडीशन को चेक करने की नौबत निकल कर नहीं आने वाली है। राइट एवरीवन, आई होप यहां तक मेरी बातें क्लियर है। अब हम गाड़ी को नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते हैं। चलिए, अब स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केसेस में इंडिविजुअल के स्पेशल केसेस में हमारे पास बेसिक कंडीशन की 2 कंडीशंस अवेलेबल नहीं होंगी, हमारे पास केवल पहली बेसिक कंडीशन अवेलेबल होगी। अभी जो मैं स्पेशल केस आपको बताऊंगा, उन स्पेशल केसेस में हम केवल पहला वाला कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है, तो वो रेसिडेंट है। अगर वो 182 डेज से कम इंडिया में है, तो वो सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट है। मतलब जो नीचे दिए हुए लोग हैं, ये जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल ही नहीं है। पहली अगर सेटिस्फाई होगी तो रेसिडेंट, अगर नहीं सेटिस्फाई होगी तो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट। नॉर्मली क्या होता है, पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम दूसरी पूछते हैं, और अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं होती तो नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। यहां पर एक ही कंडीशन पूछेंगे, पहली वाली अगर सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट, और अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। बात खत्म। ठीक है। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम केवल पहला बेसिक कंडीशन देखेंगे? तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, कोई व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? सर, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, हो सकता है उसकी जॉब लग गई हो आउटसाइड इंडिया, हो सकता है उसकी जॉब लग गई हो आउटसाइड इंडिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने अपना बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप कर लिया हो आउटसाइड इंडिया। ऐसा भी तो हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम जॉब करने के लिए बाहर जा रहे हो, जॉब करने के लिए भी जा सकते हो, और या फिर तुमने अपना बिजनेस और प्रोफेशन ही इंडिया के बाहर सेटअप कर लिया है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीजन है, जिसके पास इंडिया की नागरिकता है, इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़कर जा रहा है परमानेंटली फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंटली जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप ऑफिस के काम के लिए जा रहे हो, मतलब परमानेंटली
आप अब्रॉड शिफ्ट नहीं हो रहे, तो फिर यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यह प्रोविजन आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होगा जब आप परमानेंटली इंडिया के बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, या फिर आप एक इंडियन सिटीजन हैं जो लीव कर रहा है इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। आप किसी इंडियन शिप में क्रू मेंबर हैं, आप किसी इंडियन शिप में क्रू मेंबर हैं, और वो इंडियन शिप फॉरेन जर्नी के लिए जा रहा है। वो इंडियन शिप जिसके आप क्रू मेंबर हैं, हो सकता है आप उसमें कैप्टन हो सकता है आप उसमें इंजीनियर हो सकता है आप उसमें हेल्पर हो। तो अगर आप एक इंडियन शिप जो कि विदेश जा रहा है, फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल, अगर आप फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल में क्रू मेंबर हैं, तो उस केस में आपके लिए भी 182 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल होगी। आप लोग मर्चेंट नेवी में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में जानते होंगे, तो ये पॉइंट बेसिकली उनके लिए ही है। जो मर्चेंट नेवी वाले लोग होते हैं वो लोग इंडियन शिप में ट्रैवल करते हैं। किस पर्पस के लिए सर? वो गुड्स डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उन वेसल्स में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और उस शिप में जो क्रू मेंबर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि मर्चेंट नेवी में काम कर रहा है। तो अगर आप फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल में क्रू मेंबर हैं, तो अगेन आपके लिए 182 डेज की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो अब हम ये स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल यहां पे कौन है सर? सर यहां पे है अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो जो कि शिफ्ट हो रहा है अब्रॉड परमानेंटली फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो यहां पर कवर हो जाएगा। या फिर अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप क्रू मेंबर बन के जा रहे हो, ऑफ फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल, तो यहां पर इस केस में आपके पास केवल पहला बेसिक कंडीशन ही अवेलेबल है। अगर आपका स्टे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 182 डेज है, इफ योर आंसर इज यस, तो आप क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट बन जाएंगे। अब चेक कर लेना एडिशनल कंडीशन। और अगर आपका आंसर नो है कि भाई हम इंडिया में 182 डेज नहीं हैं, तो आप सीधे सीधे क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं मिस्टर जे हैं, ये शिफ्ट हो रहे हैं अब्रॉड फॉर जॉब। ठीक है, कब शिफ्ट हो रहे हैं? ऑन 15 सितंबर 2023। ठीक है, मिस्टर जे शिफ्ट कर रहे हैं अब्रॉड फॉर जॉब ऑन 15 सितंबर 23। ही वॉज नेवर बीन आउटसाइड इंडिया बिफोर, और पहले कभी ये आउटसाइड इंडिया नहीं गए हैं। ये पहली दफा है कि ये इंडिया के बाहर जा रहे हैं, इससे पहले कभी ये इंडिया के बाहर नहीं गए हैं। तो मिस्टर जे जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं अब्रॉड फॉर द जॉब ऑन 15 सितंबर 23। ही वॉज नेवर बीन आउटसाइड इंडिया बिफोर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि मिस्टर जे इंडिया में कितने दिन के लिए थे। अगर वो 15/9 को इंडिया से जा रहे हैं तो डेट ऑफ डिपार्चर क्या है? 15/9 डेट ऑफ डिपार्चर है। 15/9 को जा रहे हैं तो ये डिपार्चर का डेट है।
ये डिपार्चर का डेट है, ठीक है। तो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2023-24। हमें यह पता लगाना है कि रिलेवेंट प्रीवियस 23-24 में हमारा स्टे कितना है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 23-24 में हमारा स्टे कितना है इंडिया में। सर सिंपल, 1 अप्रैल जब स्टार्ट हुआ था तब हम इंडिया में थे और हम इंडिया में रहे हैं 15 सितंबर 2023 तक। तो डेज आप काउंट कर लो। सर अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31 डेज, जून में होते हैं 30 डेज, जुलाई में होते हैं 31 डेज, अगस्त में होते हैं 31 डेज और सितंबर में हम 15 दिन रुके हैं। सितंबर में हम 15 दिन रुके हैं। आप जरा कैलकुलेट कर लो इसको, आप जरा कैलकुलेट कर लो इसको। सर टोटल हमारे पास कितना बन रहा है। सर 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 15, हमारे पास टोटल बन रहा है 168 डेज। ये मैंने अप्रैल लिया है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है। टोटल मेरे पास बन रहा है 168 डेज। अब क्योंकि मिस्टर जे स्पेशल कैटेगरी के पर्सन थे, ये शिफ्ट हो रहे हैं अब्रॉड, इनके पास एक ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। एज मिस्टर जे इज स्पेशल कैटेगरी पर्सन, एज मिस्टर जे इज स्पेशल कैटेगरी पर्सन, ठीक है। ही विल बी रेसिडेंट if his stay during RPY is more than or equal to 182 days, is more than 182 days, ठीक है। मिस्टर जे is in India for 168 days, hence he is नॉन रेसिडेंट। हम इसे क्या डिक्लेयर कर देंगे सर, हम इसे नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। हेंस ही इज नॉन रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि सर ये स्पेशल कैटेगरी का बंदा है, ये स्पेशल कैटेगरी का बंदा है, इसको कम से कम इंडिया में 182 डेज रहना चाहिए था, लेकिन ये भाई साहब इंडिया में केवल 168 डेज के लिए थे। तो इनको अपन क्या घोषित कर देंगे, नॉन रेसिडेंट घोषित कर देंगे। राइट एवरीवन? हाँ जी सर, ओके रिपोर्ट। अच्छा, अब जो मैंने आपको ये क्रू मेंबर वाला पॉइंट पढ़ाया कि अगर आप कोई इंडियन सिटीजन है और आप लीव करके जा रहे हैं इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इस केस के लिए सरकार कहती है कि जिस दिन आपने जर्नी ज्वाइन करी थी और जिस दिन आपकी जर्नी साइन ऑफ हो रही है, एज पर कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हम कंसीडर करेंगे कि आप इंडिया के बाहर हो। जब आप वेसल पे जर्नी करते हो ना, जब आप वेसल पे जर्नी करते हो एज अ क्रू मेंबर, तो इस वेसल का जो कैप्टन होता है ना, कैप्टन, वो आपको पता है क्या देता है? कैप्टन आपको देता है कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कैप्टन आपको क्या देता है? कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देता है। इस कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में 2 डेट होती है, एक डेट होती है ज्वाइनिंग की डेट और एक डेट होती है साइनिंग ऑफ की डेट। तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और जो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ है, इसे माना जाएगा कि आप इंडिया में नहीं हो। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो डेट गिवन है, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो डेट गिवन है, वो डेट मानी जाती है कि आप इस दिन इंडिया में नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मिस्टर जे हैं, ये लीव कर रहे हैं इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। ठीक है, ये इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं और लीव कर रहे हैं इंडिया। ठीक है, ठीक है, लीव कर रहे हैं इंडिया। कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो ज्वाइनिंग डेट दी हुई थी,
जो ज्वाइनिंग डेट दी हुई थी वो दी हुई थी 15 जून 2023, और जो साइनिंग ऑफ वाली डेट दी गई थी, जो साइनिंग ऑफ वाली डेट दी गई थी वो दी गई थी 19 दिसंबर 2023। 19 दिसंबर 2023। पिछले 7 साल में इसका जो स्टे था वो था इंडिया में 800 डेज का, और इसने अपनी लास्ट 2 ITR इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर रखी है एज अ रेसिडेंट। वो इसने फाइल कर रखी है एज अ रेसिडेंट। आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मिस्टर जे लीव कर रहे हैं इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ इंडियन शिप। कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के हिसाब से ज्वाइनिंग डेट 15 जून दी हुई है, साइनिंग ऑफ डेट 19 दिसंबर दी हुई है। हम इन दोनों डेट्स को डीम करेंगे कि आप इंडिया के बाहर हो, मतलब आप 15 जून से लेकर 19 दिसंबर तक आउट ऑफ इंडिया हो। हम ये मान के चलेंगे कि आप 15 जून से लेकर 19 दिसंबर तक आउट ऑफ इंडिया हो। आप इंडिया में हो ही नहीं, आप इंडिया में हो ही नहीं। 15 जून से लेकर 19 दिसंबर तक इंडिया के बाहर माना जाएगा। मतलब आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर मुझे स्टे निकालना है इन इंडिया तो वो कैसे निकलेगा सर? 1 अप्रैल से लेकर 14 जून तक। 15 जून को तो हम चले गए ना, 15 जून को आउट ऑफ इंडिया मानना है। इसमें डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना। यहां पे क्लैरिफिकेशन आ रखा है। क्लैरिफिकेशन किसका आ रखा है? आपके बोर्ड का आ रखा है। आपके बोर्ड का क्लैरिफिकेशन आ रखा है। कौन से बोर्ड का? सीबीडीटी का। सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन आ रखा है कि जो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू होता है उसमें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है और जो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ होता है वो माना जाता है कि इंडिया के बाहर है। तो हम 15 जून को मानेंगे कि आप इंडिया में थे ही नहीं, आप इंडिया के बाहर थे। तो इसका मतलब आप इंडिया में कब तक थे? 14 जून तक इंडिया में थे। तो अप्रैल के पूरे 30 दिन आप इंडिया में थे, मई के पूरे 31 डेज आप इंडिया में थे, और जून के 14 दिन आप इंडिया में थे, यानी कि टोटल आप 75 डेज इंडिया में थे। इसके बाद आप 19 दिसंबर को साइन ऑफ किया है, तो साइनिंग ऑफ भी इंडिया के बाहर माना जाएगा। मतलब 19 तारीख तक आप इंडिया के बाहर थे। इंडिया में आप कब आए? इंडिया में आप आए 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर के बाद आप इंडिया में कब तक रहे? क्वेश्चन साइलेंट है, तो मान के चलते हैं कि ईयर एंड तक आप इंडिया में थे। अब दिसंबर में 20 तारीख से 31 तारीख तक हो गए आपके पास 12 दिन। 20 तारीख से 31 तारीख तक हो गए 12 दिन। इसके बाद जनवरी के 31 डेज, फरवरी में 29 डेज, मार्च में 31 डेज। टोटल डेज आपके पास कितने बन गए? टोटल डेज आपके पास कितने बन गए सर? टोटल डेज हमारे पास बन रहे हैं 12 + 31 + 29 + 31 मिला के 103 दिन। आपके पास टोटल बन रहे हैं 178 डेज। अगेन मिस्टर जे स्पेशल कैटेगरी के बंदे थे। मिस्टर जे स्पेशल कैटेगरी के बंदे थे। इनको अगर रेसिडेंट बनना था, अगर इनको रेसिडेंट बनना था तो इनका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे शुड बी मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। एज मिस्टर जे इज इन इंडिया, as Mr. J is in India only for 178 days, hence he is non-resident। अगर ये 182 डेज इंडिया में रह जाता तो फिर हम एडिशनल कंडीशंस को चेक करते।
अगर ये 182 डेज इंडिया में रह जाता तो फिर हम एडिशनल कंडीशंस को चेक करते, लेकिन ये 182 डेज इंडिया में है नहीं, ये 182 डेज इंडिया में है नहीं, इसलिए एडिशनल कंडीशंस यहां पर चेक नहीं हो पाएंगी। एडिशनल कंडीशंस यहां पर हम चेक नहीं कर पाएंगे राजा बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कॉपी कर लिया है मैंने, कॉपी कर लिया है मैंने, यहीं पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 19 दिसंबर को वापस नहीं आया, ये जो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ है ये मैं चेंज कर दूं, अगर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो इसका साइन ऑफ हो गया है 1 दिसंबर 23 को, अगर इसका साइन ऑफ हो गया है 1 दिसंबर 23 को, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? सिंपल है, अब तो सर सिंपल है, ये रेसिडेंट बन जाएगा सर। अब सर आप इसको रेसिडेंट बनवा दोगे, अब सर आप इसको रेसिडेंट बनवाओगे, और अब ये केवल रेसिडेंट नहीं बनेगा बेटा, अब ये ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा। कैसे सर? देखो बेटा, देखो ये जल्दी वापस आ गया ना, मैंने इसको कब वापस ले आया? 1/12 को साइन ऑफ हो गया। 1/12 को साइन ऑफ होने का मतलब क्या हो गया कि 2 दिसंबर से आप इंडिया में हो। अगर आप 2 दिसंबर से इंडिया में हो, अगर आप 2 दिसंबर से इंडिया में हो, तो आप इंडिया में कितने दिन हो? आप इंडिया में 30 डेज हो। टोटल कितना हो जाएगा सर? टोटल बदल जाएगा, टोटल तो बदल जाएगा। 30 डेज दिसंबर के, 31 डेज जनवरी के, 29 डेज फेब के, 31 डेज ये आपके पास आ जाएंगे 121 डेज। 121 प्लस 75 आपके पास हो जाएंगे 196 डेज। मतलब आप इंडिया में 196 डेज हो, आप इंडिया में 196 डेज अवेलेबल हो, राइट? अच्छा, अब अगर आप इंडिया में 196 डेज अवेलेबल हो और रेसिडेंट बनने के लिए आपको केवल 182 डेज चाहिए, तो आपने तो कंडीशन पूरी कर दी, क्योंकि आप इंडिया में 196 डेज हो, तो अब आप क्या बन चुके हो? आप रेसिडेंट बन चुके हो। अब अगर आप रेसिडेंट बन चुके हो, तो अब हम एडिशनल कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। एडिशनल कंडीशन आप पूरी कर रहे हो, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है लास्ट 7 ईयर में आपका स्टे मोर देन और इक्वल टू 730 डेज होना चाहिए। सर आप तो इंडिया में 800 डेज के लिए हो, आप इंडिया में 800 डेज के लिए हो, ठीक है ना? पिछले 10 सालों में से कम 2 सालों में आपको इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है? आपको रेसिडेंट होना चाहिए इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स। पिछले 10 सालों में आपको कम से कम 2 सालों में रेसिडेंट होना चाहिए। आप हो, क्योंकि यह चीज क्वेश्चन में गिवन है। आप हो क्योंकि यह चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्योंकि आप दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, एज मिस्टर जे इज सेटिस्फाइंग both additional condition, as Mr. J is satisfying both additional condition, therefore या फिर hence he is resident and ordinarily resident। तो ये क्या बन जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाएगा। ओके मालिक, ओके, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे बात हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला पार्ट पूरा करेंगे, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस करने रह जाएंगे, वो हम थर्ड सेशन में करेंगे, एंड होपफुली 3 सेशंस में हम ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे, राइट? मैंने जान के सेशन छोटा रखा है, जितना भी मैंने कराया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद ही आप अगला सेशन देखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।